हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में हम लोग BHU 2015 LLM के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो जो लोग भी LLB करने के बाद LLM की प्लानिंग कर रहे हैं या एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं या देना चाहते हैं, जो भी हो, तो उनके लिए BHU एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। सो आज के इस वीडियो में टोटल 150 क्वेश्चंस हैं और हम उन सारे 150 क्वेश्चंस को सिर्फ एक इस पर्टिकुलर वीडियो में कवर कर देंगे। तो आपको कहीं भी ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, आपको इस वीडियो में पूरे 150 क्वेश्चंस मिल जाएंगे विद सॉल्यूशन। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि जो भी सारे क्वेश्चंस हैं, इनके में जो सिंपल क्वेश्चंस हैं उनके मैं सीधा बिना एक्सप्लेनेशन के आंसर्स बताते हुए मूव करते हुए चलूँगी। लेकिन जो भी क्वेश्चंस मुझे लगेंगे कि इम्पॉर्टेंट है या टफ़ है या फिर एक्सप्लेनेशन चाहिए, मैं उसमें एक्सप्लेनेशन भी देती हुए जाऊँगी। तो ये पॉसिबल नहीं होगा कि मैं सारे क्वेश्चंस को विद फुल एक्सप्लेनेशन के साथ करवाऊँ। तो अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट होगा तो डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। मैं वहाँ पे आप सब लोगों के रिप्लाई करूँगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन विच इज़ आस्क्ड इन BHU 2015. So the word jurisprudence first started in the country. Option A, Germany, B, Rus, C, Greece, and the last option is Britain. So the correct answer of this question is option B, Rome. This is the correct answer. Question number 2. Who made the following observation? Pure theory of law is an exercise in logic and not life. Option A, Holmes, B, Austin, C, Lasky, and the last option is Salmond. इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, लैस्की। इनकी जो प्योर थ्योरी ऑफ लॉ इज़ एन एक्सरसाइज लॉजिक एंड नॉट इन लाइफ, ये इनकी ऑब्जर्वेशन थी और ये ऑब्जर्वेशन दी थी लैस्की ने। क्वेश्चन नंबर 3. लॉ कंसिस्ट ऑफ सोशल नॉर्म्स विच आर ऑप्शन ए coercive, B, ethical, C, non-coercive, and the last is religious. The correct answer of this question is option A. Question number 4. Which of the following does not belong to the natural law school? Option A, Thomas Aquinas, B, R. Stambler, C, John Finnis, and the last is Leonard Dewgate. So the correct answer of this question is option D, लियोनार्ड ड्यूगेट। ये बिलोंग नहीं करते थे नेचुरल लॉ स्कूल से। ये किस स्कूल से बिलोंग करते थे ये आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा अगर आपको ये पता हो, और अगर नहीं पता है तो इसको मैं वीडियो को लास्ट में बताऊंगी कि नेचुरल लॉ स्कूल से और एनालिटिकल, ये जितने भी स्कूल्स थे इसमें कौन कौन से मेन आते हैं, मैं ये बताऊंगी वीडियो के लास्ट में। क्वेश्चन नंबर 5. The concept of possession according to Savni must have which of the following ingredient? A, annexus domino only, B, corpus possession only, C, quasi possession only, and the last is option A and B, both. इसका जो सही आंसर होगा वो है both A and B. तो annexus domino ये भी चाहिए और corpus possession दोनों चाहिए। Question number 6. Precedents are considered as a source of law under option A, English law, B, Indian law, C, French law, and the last option is A and B, both. इसका जो सही आंसर है वो है कि जो प्रेसिडेंट्स हैं उनको लॉ कंसिडर किया जाता है। इंग्लिश में तो किया ही जाता है, लॉ में, इंडियन लॉ में भी किया जाता है। तो अगर हमें दो ऑप्शन पता है तो हमें पता चल जाएगा सिंपल से। अगर हम एलिमिनेशन मेथड पे भी चलेंगे तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी।
सो द ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर कि इंग्लिश लॉ में और हिंदी लॉ में कंसिडर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, कंसेशन थ्योरी वॉज प्रोफाउंडेड बाय ऑप्शन ए ऑस्टिन, बी हॉलैंड, सी सैलमन एंड द लास्ट इज पाउंड। सो कौन इस थ्योरी को प्रोफाउंड किया था? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी सैलमन। ओके अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को अभी तुरंत ही लाइक कर दीजिए। ओके ताकि आप इधर उधर भागिए नहीं, वीडियो को लाइक कर दीजिए तुरंत। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 8। कोरिलेटिविटी आर ऑप्शन ए राइट एंड ड्यूटी, बी privileges and no rights, C both A and B and the last is none of these। इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन बी। नहीं सॉरी इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बोथ ए एंड बी, क्योंकि लेट मी एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन। बिकॉज कोरिलेटिव होते हैं जो राइट्स एंड ड्यूटीज तो होती है और साथ ही साथ प्रिविलेजेस एंड नो राइट्स ये भी होता है, तो बोथ ए एंड बी इज द करेक्ट आंसर। Question number 9. Who said the existence of law is one thing, its merit and demerit another? Option A, Austin, B, Salmon, C, Allen and the last is Bentham। ये जो बात कही थी कि existence of law is one thing and its merit and demerit is the another thing, ये बात कही थी ऑस्टिन ने। मैंने जितना पढ़ा है और मैं जब सर्च भी कर रही थी तो मैंने ये चीज़ पाई है कि एलएलएम के जो पेपर्स हैं, क्वेश्चन पेपर्स में जो पूछे जाते हैं एंट्रेंसेस में, या आप कोई भी अगर लॉ का एग्ज़ाम देंगे तो उसमें आप देखेंगे कि किन्होंने क्या बात कही है, कौन से प्रोफेसर ने, रिसर्चर ने, या डायरेक्ट लॉ में कि इसके मैगजीम्स वगैरह, ये सब चीज़ें आपको एज इट इज़ रटनी होंगी, क्योंकि ये सब चीज़ें डायरेक्ट ही पूछ लेती हैं कि ये, या फिर आर्टिकल्स और सेक्शंस तो एक अलग चीज़ हुआ, लेकिन उसके अलावा भी ये सब डायरेक्ट पूछ लेते हैं। तो इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है कि इसको सिर्फ और सिर्फ रट लेना, और ये रटा जाएगा प्रैक्टिस से। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ क्वेश्चन नंबर 10। नेचुरल लॉ अपील्स टू ऑप्शन ए रीजन ऑफ मैन, B intelligence of men, C social intelligence of men and the last is kindness of men। So natural law appeals to the reason of men, so the correct answer of this question is option A। Who said law is not a set of rule? This is question number 11, we are doing question number 11। okay, so the question is who said law is not a set of rules but it is a method or technique for harmonizing conflicting social interest? Option A Eharding, B Bentham, C Pound and the last is Ehrlich। इसका जो सही आंसर है वो है रुस्को पाउंड, इन्होंने कहा था। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 12। लॉ इज अ product of social life and is not created by arbitrary will of individual but by slow unavoidable advancement of human development। This statement belongs to option A analytical school, B historical school, C sociological school and the last is none of these। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी हिस्टोरिकल स्कूल। मैंने जैसे कि आप लोगों को बताया है कि मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगी कि एनालिटिकल स्कूल में कौन आते हैं, हिस्टोरिकल, सोशोलॉजिकल या नेचुरल, इन सारे चारों स्कूल्स में कौन कौन से कितने कितने प्रोफेसर आते हैं, मैं ये वीडियो के लास्ट में बताऊंगी। सो मूव टू द क्वेश्चन नंबर 13। राइट इन रिम is right against which of the following? Option A police brutality, B an individual, C everyone and the last is government। इसका जो सही आंसर है
वो है everyone. So the option C is the correct answer. Everyone is the correct answer. Okay. Question number 14. Natural law. Sorry. Private. Positive law is called positive because it is made as a result of divine providence. B. Made as a result of collective effort. C. Made by a person in authority. C. Followed by everybody. So पॉजिटिव लॉ को पॉजिटिव क्यों कहा जाता है? ठीक है, क्या इसलिए कहा जाता है क्योंकि डिवाइन होता है? ये तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जितना हम लोगों ने अभी एलएलबी में पढ़ा तो आपको पता होगा, इस वजह से तो बिल्कुल नहीं कहते हैं। ये कलेक्टिव एफर्ट है कि सब लोगों ने मिल के बनाया है लॉ। ठीक है, सब लोगों ने मिल के बनाया है लॉ। इसका ये मतलब होता है कि जो हमारी सोसाइटी है, ठीक है, क्योंकि जो भी आप लॉ बनता है आप वो देखते हैं कि जो भी कस्टम्स हैं या रिलीजन है उनके बेसिस पे बनते हैं। ओके, कस्टम यूसेजेस, वी ऑल नो अबाउट दीज थिंग्स, सो देयर इज़ नो नीड टू एक्सप्लेन. So if we look to the correct answer, so the correct answer of this question is option B, made by the person in authority. Option C is the correct answer. Question number 15. According to one of the following. Okay. Question number 15. According to the one of the theories of punishment, evil should be returned by evil. This theory is known as option A, deterrent, retributive. Last is preventive. No, sorry, this is the third option. And the last option is reformative. So the क्वेश्चन पूछ क्या रहा है इसको आपको बहुत ध्यान से पढ़ना होगा, क्योंकि इसमें पूछा गया है कि वो कौन सी पनिशमेंट की थ्योरीज हैं. कितनी थ्योरीज होती हैं? टोटल 5 थ्योरीज होती हैं, ये हम सब लोगों को पता है. लेकिन वो पनिशमेंट की कौन सी थ्योरी है जो बोलती है कि एक आँख के बदले आँख. ओके, सो वही यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है. ईवल शुड बी रिटर्न्ड बाय ईवल. एक आँख के बदले आँख, एक टूथ के बदले एक टूथ, एक हाथ के बदले हाथ. ठीक है, ये वाला जो फॉर्मूला है, ये थ्योरी है, ये किस थ्योरी में बताया गया है? पनिशमेंट की. सो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी. हम सब लोगों को पता है, रिट्रीब्यूटिव में बताया गया है. ठीक है, प्रिवेंटिव में बताया गया प्रिवेंट कर देना, कि कुछ ऐसे लेट से उसको फांसी की सज़ा दे देना, या फिर कुछ जो अक्यूज्ड है, गिल्टी है, या फिर उसको पहले ज़माने में बताता है काला पानी भेज देना. डिटरेंट, डिटर कर देना सोसाइटी में कुछ इस तरह से, जो जिन्होंने अपराध किया है उनको कुछ इस तरह से पनिशमेंट दिया जाए ताकि वो सोसाइटी में, कह सकते हैं कि आप टेरर हो, ताकि बाकी जो करने वाले हैं उनको इफेक्ट करे और वो क्राइम करने से बचें. सो डिटरेंट इज डिटर कर देना. एंड द लास्ट इज द रिफॉर्मेटिव. दिस इज द फोर्थ थ्योरी, कि जो भी क्रिमिनल्स हैं उनको रिफॉर्मेटिव कर देना, उनको रिफॉर्म कर देना कि सोसाइटी में फिर से अच्छे से आके रहें. इसके कुछ क्रिटिसिजम्स भी हैं. ये जो सारे थ्योरीज हैं इनके क्रिटिसिज्म भी बहुत ढेर सारे हैं. ओके, सो क्वेश्चन नंबर, मूव टू क्वेश्चन नंबर 16. मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2. ये बेसिकली मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन है. सो फुलर, ऑप्शन ए, इसके सामने जो ऑप्शन है वो स्टेटस टू कॉन्ट्रैक्ट, बैंथम, सोशल सॉलिडेटरी, सीमेंस, इनर मोरालिटी, एंड द ड्यूगेट इज यूटिलिटेरियन. इसका जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन डी. ओके, 3, 4, 1, 2. दिस इज द करेक्ट आंसर. 3 फुलर,
मतलब ए का जो है उन्होंने इनर मोरालिटी के लिए बोला था। बैंथम स्टेटस टू कॉन्ट्रैक्ट, 1 सेकेंड सॉरी, बैंथम इज यूटिलिटेरियन, ठीक है। मेन का था स्टेटस टू कॉन्ट्रैक्ट, ड्यूगेट ने दिया था सोशल सॉलिडेरिटी। सो अगर इसमें ये सबको पता है ड्यूगेट का और बैंथम का, ये हम लोग को मतलब याद आता है कि इन्होंने किस चीज़ का दिया था। तो अगर जिसको भी किसी को भी आ रहा है एक या दो भी पता है कि किन्होंने कौन सा दिया था, तो ये बहुत आराम से एलिमिनेशन मेथड से भी हम कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, द ट्रू इज राइट रीजन इन एग्रीमेंट विद नेचर वॉज प्रोपोगेटेड बाई सैलमन, ग्रोइट्स, हार्ट्स एंड शियारियो। इसका जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन डी। हु सेड राइट स्प्रिंग फ्रॉम राइट, ऑस्टिन, सैलमन, हार्ट एंड एलन। इसका सही आंसर एलन है, इन्होंने कहा था राइट स्प्रिंग फ्रॉम राइट। ओके, अगेन द मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन, these questions ask many times, so it's very important कि हमें याद करके जाना है कि जो भी सारे प्रोफेसर्स हैं इन लोगों ने कौन से थ्योरीज दी थी और थ्योरी में क्या था, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो सेवनी इनके आगे इवोल्यूशन थ्योरी ऑफ हिस्ट्री, हेगल इवोल्यूशन ऑफ लेजोस्फेयर, हैरेट्स, स्पेंसर स्टेटस टू कॉन्ट्रैक्ट एंड हैरीमैन। इसका जो सही आंसर है, ठीक है, मैं डायरेक्ट आंसर बता देती हूँ, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। ओके, सो आप इसको मैच कर लीजिएगा। टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस क्वेश्चन so that you can easily. Okay, question number 20, Eugen Ihalik is a well-known jurist of sociological school of jurisprudence. Which one of the following statement may not be attributed to the theory propounded by him? Option A, law is derived from social facts. Law depend on social conclusion. C, there is a living law underlying the formal rule of legal system. And the last is, state law has significant influence on shaping and development of living law. इसका जो सही आंसर होगा, ये ज्यूरिस्ट वाला, ज्यूरिस्ट हो गए, प्रोफेसर्स हो गए, ये जो भी रिनाउंडेड प्रोफेसर ज्यूरिस्ट हैं, ये सबके आपको एकदम रट लेना है कि इन्होंने क्या क्या थ्योरीज दी थी और क्या है इसका सब कुछ चीज़ें। सो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। ओके, क्वेश्चन नंबर 21, President shall act on aid and advice of the Council of Ministers. The following is true. Okay, on the advice sought by the President, on matter referred by the Supreme Court, on matter of national importance, and the last is on resolution of the House. So, President किसकी aid and advice, Council of Ministers की aids and advice लेंगे किन matters पे, तो ठीक, on the resolution of the Houses. Power of contempt of court owns its authority because of option A, Constitution of India, Contempt of Court Act, its inherited feature, and the last is judicial pronouncement. तो contempt of court ये एक inherited feature है. Council of States consist of which classes of members? इसका जो सही आंसर होगा वो डायरेक्ट है 2 houses. ओके, क्वेश्चन नंबर 24, टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शैल नॉट एक्सीड. ऑप्शन ए 22% ऑफ द टोटल member of the House of People. B 15 of the total number of members of the House of People. C 25 of the total number of, ठीक है, and the last is the number as decided by the Prime Minister. सो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में कितने मेंबर्स होने चाहिए, मतलब एक्सीड नहीं करने चाहिए, होने चाहिए, तो 15% होने चाहिए ऑफ टोटल मेंबर्स ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल.
First amendment was sorted as a preamble to the constitution in India in the year. So पहला अमेंडमेंट की बात की और हमारे प्रियम्बल में जो फर्स्ट अमेंडमेंट हुआ था उसमें कौन कौन से वर्ड ऐड हुए थे. तो अगर आपको ये पता है, ठीक है, मैं उम्मीद कर रही हूँ कि सबको पता ही होता है कि कौन कौन से, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर बताइएगा. तो पहला अमेंडमेंट होता है 1975 में. ये प्रियम्बल के अंदर के लिए बोला गया है. Question 26. Which of the following is true? A person. Option A cannot waive fundamental rights but the non-fundamental rights. B can waive fundamental rights but not the non-fundamental rights unless he knows of it. C can waive his rights without any qualification. C wages itself is a fundamental rights. So the correct answer of this question is option C. Question number 27. Residuary tax power has been given to option A Parliament, State, both, President to assign either to Parliament or the State. इसका जो सही आंसर होगा वो होगा प्रेसिडेंट. ओके, प्रेसिडेंट. रेजिडरी टैक्स जो होते हैं वो पार्लियामेंट के पास पावर्स होते हैं. क्वेश्चन नंबर 28. इसमें से कौन सा ट्रू होगा? ओके, ऑप्शन ए पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हैज़ बीन लेड डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशन. बी सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू इट्स ओन ऑर्डर. सी पार्लियामेंट में बाय लॉ कॉन्फर पावर on the Supreme Court, and the last is Supreme Court cannot make rules. इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी. ओके, सुप्रीम कोर्ट cannot make rules. Question number 29. Special provision with respect to the states are contained. Article 249, Article 356, आर्टिकल 370 एंड द 371. इसका जो सही आंसर होगा वो आर्टिकल 371 होगा. आर्टिकल्स वगैरह बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाइएगा. अगर आपने आर्टिकल्स अच्छे से प्रिपेयर कर लिया है, कौन से ज्यूरिस्ट ने कौन सी थ्योरीज दी हुई हैं, और प्लस थोड़े बहुत डेट्स तो उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, डेट्स नहीं इम्पॉर्टेंट रहेंगे, लेकिन ज्यूरिस्ट ने क्या बोला है, कौन सी थ्योरी दी हुई है, ये सब आपको बहुत अच्छे से करके जाना होगा. Then you will easily go through the paper. Question number 30. Which of the following amendments does require rectification by the state? Amendment for High Court and UTs. Amendment for alteration of state boundaries. Amendment for appointment and the term of office of the governor. Amendment for Public Service Commission. Okay. So इसका जो सही आंसर होगा वो है, एक सेकेंड. ओके, इसका जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन ए अमेंडमेंट फॉर हाई कोर्ट फॉर यूटीज. क्वेश्चन नंबर 31. द फॉलोइंग आर्टिकल प्रोहिबिटेड डिस्क्रिमिनेशन बट परमिट्स क्लासिफिकेशन. आर्टिकल 15 क्लॉज 4, आर्टिकल 16 क्लॉज 4, आर्टिकल 14 एंड 29. इसका जो सही आंसर है वो है आर्टिकल 14. ओके, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. विच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 32. विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑब्लिगेशन इनटू फंडामेंटल राइट्स. ऑप्शन ए प्रोवाइडिंग एजुकेशन टू द चाइल्ड. बी प्रोवाइडिंग मिड डे मील्स. सी इम्प्रूविंग एनवायरमेंटल कंडीशन एंड द लास्ट इज सिक्योरिंग सोशल ऑर्डर्स. इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए प्रोवाइडिंग एजुकेशन टू द चाइल्ड. क्वेश्चन नंबर 33. विच ऑफ द फॉलोइंग is true? Okay, Article 31B and Schedule 9 provides absolute immunity to the acts included. Okay, B Article 31B and Schedule 9 does not provide absolute immunities to the acts including therein. And the C option is
Article 31B and Schedule 9 provides immunity to the acts, including thereby to the extent it does not abrogate the basic feature doctrine. And the last option is Article 31B and Schedule 9 is not a matter of constitutional adjudication. इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन सी. ओके, क्वेश्चन नंबर 34. British rule in India came to end by the Government of India Act 1919, Government of India Act 1935, Indian Independence Act 1947 and the last is Constitution of India. इसका जो सही आंसर होगा वो होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935. अगर आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, अगर आप वैसे रहेंगे, ठीक है, अगर आपने देखा चारों ऑप्शन तो मोस्ट ऑफ द लोग इंडिपेंडेंस, ठीक है, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 में मार्क कर सकते हैं या फिर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी डायरेक्ट मार्क करके चले आए. सो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935. क्वेश्चन नंबर 35. डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी इज नॉट एनफोर्सेबल. ओके, व्हाई DPSP इज नॉट एनफोर्सेबल? ओके, so option A is being state's obligation, B is Article 37, C is judicial interpretation and the last is all of these. So the correct answer of this question is Article 37 is the correct answer. Question number 36. The following is protected under Article 25 of the Constitution. A, not to sing national anthem in pursuance to religious belief. B, use of amplifier for religious practice. C, Tandav dance is public by certain communities and the last is acquiring lands for the worship. So the B option is correct. Okay, use of amplifiers for religious practices. This is protected under the Article 25 of the Constitution. Article 29 of the Constitution protects, okay, option A, right of minorities based on religion. B, rights of persons having distinct culture. C, right of linguistic minorities to establish educational institutes and the last option is option D, right of citizens having distinct culture, language and script to conserve it. So आर्टिकल 29 में जो प्रोटेक्ट करता है वो है राइट ऑफ सिटीजन्स हैविंग डिस्टिंक्ट कल्चर, लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट टू कंजर्व इट. So the option D is the correct answer. Question number 38. Emergency may be proclaimed by the president on the ground except war, external aggression, armed rebellion, failure of constitutional machinery in the state. So president may be proclaimed, emergency proclaimed करेंगे president on the ground except, so the last option, okay, failure of the constitutional machinery in the state, ये होगा सही आंसर. ओके, क्वेश्चन नंबर 39. फॉलोइंग हैज द कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस. ऑप्शन ए, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन. बी, नेशनल वुमेन कमीशन. सी, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड द लास्ट इज ऑल ऑफ दीज. इसका जो सही आंसर होगा वो होगा नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट. ऑप्शन C is the right answer. Okay, mark this. Question number 40. Basic feature doctrine was laid in the following case. सरकारी प्रसाद केस, गोलकनाथ केस, केशवानंद भारती केस, इंदिरा गांधी केस. सो ये तो सबको आंसर पता होगा. बेसिक स्ट्रक्चर्स, बेसिक डॉक्ट्राइन किस केस में बोला गया था, तो इसका सबको पता है आंसर केशवानंद भारती केस है. तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर. ये सारे केशवानंद भारती केस तो सब के सब सारे जो भी LLB वाले स्टूडेंट हैं सबको पता होता है बहुत ही अच्छे से. तो ये हर लॉ स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है इस केस के बारे में. क्वेश्चन नंबर 41. Who propounded the penguin hole theory of law of tort? Fletcher. B is Salmon.
विंगफिल्ड एंड द पोकलेग। सो इसका सही आंसर होगा वो होगा सैलमन। ओके, क्वेश्चन नंबर 42, सेलेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट टॉट। टॉट का जो सेंटेंस है वो इनकरेक्ट कौन सा है। जहाँ पे भी बोलते हैं ना कि ऐसा सिर्फ एक क्वेश्चन में लिख दिया कि इसमें से जो 4 नीचे दिए गए हैं ऑप्शन, इसमें से करेक्ट कौन सा है, इनकरेक्ट कौन सा है। सो फर्स्ट मार्क द वर्ड कि उन्होंने, जो भी आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा, मार्क द वर्ड कि उन्होंने पूछा क्या है। इफ़ दे हैव आस्क फॉर द करेक्ट वर्ड और द इनकरेक्ट वर्ड, जस्ट मार्क सो दैट आप हाईलाइटेड रहे पूरा। अगर वो वर्ड हाईलाइट रहेगा तो आप बहुत इजीली क्वेश्चन को पढ़ लेंगे, समझ जाएंगे। मतलब आपका मोटा मोटा ये होगा कि आपको कंफर्म हो जाएगा कि भाई इन्होंने इनकरेक्ट पूछा है या करेक्ट पूछा है। तो आप मतलब एकदम अगर मार्क कर लेंगे, वो हाईलाइट हो जाएगा, तो हमें एलिमिनेट करने में बहुत आसानी रहती है। सो द ऑप्शन ए इज टॉट इज कंसर्न विद एलोकेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द लूजर्स। बी, अ पर्सन suffering damage due to cuts of others is inclined to look to law for redress. And the option C is tort compensate for misfortunate. And the last option is function of tort is allocation or redistributing loss. इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। ओके, ये इनकरेक्ट है। ओके, मैंने बोला सही आंसर, तो मतलब कि जो इनकरेक्ट है टॉट को लेकर के। क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस हॉल सीजी ऑब्जर्व्ड। ओके, इफ men will multiply injuries, action must be multiplied too for every man who is injured out to have recompense. सो इसका जो ये किस केस में बोला गया था। सो एश वर्सेस वाइट, डोंगल्यू वर्सेस स्टेफसन, कैम्पल्स वर्सेस पेडगॉन्स कॉर्पोरेशन, चेल्समोर वर्सेस रिचर्ड्स। इसका जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 44 इज द मैक्सिम ओबिजिस। ये जो सारे मैक्सिम्स इब रैंडम मीन्स, तो अगर इसका आप ऑप्शन ए, देयर शैल बी नो रेमेडी फॉर माइनर लॉसेस, देयर इज नो रॉन्ग विदाउट अ रेमेडी, वन कैन सीक रेमेडी फॉर सेल्फ हेल्प, फॉर गेटिंग रेमेडी वन मस्ट बी जस्ट एंड कम एंड विद क्लीन हैंड. So is the correct answer of this question is option B. Okay. Question number 45. It is the act, not the motive of the act, that must be regarded. If the act apart from motives give rise merely to change without legal injury, the motive, however repulsive it may be, will not supply that element. Who made this observation? So the correct answer of this question is option D, Lord MacNaughton's. Question number 46. The form of action are dead, but their ghost will haunt us from their graves. In their life, they were powers evil, and even in their death, they have not ceased from troubling us. Who made this comment? इतना डरावना comment. So, who made this comment? Option A is Winfield, B. Salmon, C. Holmes, and the Freshers. तो ये जो कमेंट किया था ये ज्यूरिस्ट हमारे सैलमन जी ने किया था. ओके, सो मूव टू द क्वेश्चन नंबर 47. Which one of the following case is related to strict liability? इसका आंसर आप लोग बताएंगे क्योंकि strict liability से related कौन सा केस था. So I am leaving this question. Okay. In case of tort of defamation, publication of statement means. Option A, it must be published in a newspaper. Option B, it must be published in a book. C, it must be published through
pamphlets. D. It must be communicated to a person other than the plaintiff. So the correct answer is option D. Okay, it must be communicated to a person other than the plaintiff. Question number 49. In which of the following case principle of absolute liability was propounded by the Supreme Court of India? Option A. Again the same question but cases अलग अलग हैं. ओके, एब्सोल्यूट लाइबिलिटी इसमें पूछा गया और उसमें स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी. So both the questions I am leaving on you guys कि आप लोग बताइएगा कि स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी, एब्सोल्यूट लाइबिलिटी किस 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 केस में था. वेल, आई एम टेलिंग यू द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके, सो MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया इज द करेक्ट आंसर. पर क्वेश्चन नंबर 47 ओके जिसमें स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी बताई गई है, इसका आंसर आप लोग बताएंगे मुझे. क्वेश्चन नंबर 50. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिफेंस इन एक्शन फॉर द डिफेमेशन. ओके, इसमें पूछा गया विच इज नॉट डिफेंस. ओके, डिफेंस कौन सा नहीं होगा इन एक्शन ऑफ द डिफेमेशन. ऑप्शन ए जस्टिफिकेशन और ट्रूथ, B fair comment, C conclusion and the last is privilege. So conclusion is the correct answer. Move to the question number 51. Which one of the following cases is related to contributory negligence? A. Butterfield versus Foresters, B. Rowland versus Fletchers, C. Grants versus Austen Nightingale, and the last is Divyavati versus State of Rajasthan. So the correct answer of this question is option A. ये जो इंग्लिश वाले सारे अंग्रेज़ों के नाम होते हैं, केसेस होते हैं, इनको कभी कभी प्रोनाउंस करने में मतलब क्या प्रोनाउंस करते हैं, अगर कोई प्रोनाउंसिएशन में गलती हुई है तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि क्या प्रोनाउंस करते हैं और क्या है क्या नहीं. क्वेश्चन नंबर 52. To which taught out of the following the case of Hollywood Silver Fox Farm Limited versus Eminent is related? Option A negligence, nuisance, defamation, and the last is strict liability. So the nuisance is the correct answer. Which of the following case is not related to Diamond Singh injuria? ये सारे ये अगेन एक मैक्सिम है. मैक्सिम्स को एज यूजुअल मैंने हमेशा बोला है कि रटना ही पड़ेगा, कोई और इसका ऑप्शन नहीं है. सो द फर्स्ट ऑप्शन इज ब्रैडफोर्ड कॉरपोरेशन वर्सेस पिकल्स, एलन वर्सेस फ्लड मॉक्लूल, स्टेम शिप वर्सेस मैक जॉर्ज एंड कंपनी, एंड एशबी वर्सेस वाइट. सो द ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. ओके, question number 54. Which one out of the following statement about joint tort feasors is incorrect? Liability of joint tort feasors is joint as well as several. Release of one joint tort feasor is a release of all from liability. If one tort feasor pay full compensation, he cannot sue others tort further phrases for contribution, and the last is option D. If one tort joint feasors pays compensation, he can sue the others for the contribution. So the C option is the correct one. Okay, question number 55. Which one of the following pair of cases and specific tort is not correctly matched? तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन बी, हैने वर्सेस हॉरवुड. इसमें फॉल्स इम्प्रिजनमेंट. क्वेश्चन नंबर 56.
sorry. Okay, question number 56. Which one of the following case is not related to principle of remoteness of damage? Option A, wagon mount case, Polymus case, Derry versus Peak, D, Smith versus London and South Western Railway. To Derry versus Peak, one of the famous case. Okay, in which of the following case, this is the question number 57. Okay, we are doing this question 57. In which of the following case K is not liable for the trespass to T's land? Select the correct answer. ट्रेसपास का ये क्वेश्चन है. ऑप्शन ए थ्रो स्टोन ऑन टीज लैंड. ओके, सो विच ऑफ द फॉलोइंग इन के इज नॉट लाइबल. ओके, remember this question. K will not liable for the trespass to T's land. This is the answer. This is the question, and your options are option A, K throws stone on T's lands. Okay, B, option B. One second. Yes, now this is fine. Okay, B, K enters T's land, practice cycling there without permission and comes back. C, T permits K to keep his cow in his land for 2 days, but K continue to keep the cow in spite of request for their removal even after 1 month, and himself goes for attending and milking his cow, though no harm is done by himself on his cow. K, this is the last option. K, having big tree in his land, overgrown branches from that tree overhang T's land and leaves fall in T's well. Okay, so your option, these are the cases, and option is A, K is not liable in B and C cases. Okay, so look at the B and C. Okay, B and C क्या ऑप्शन बताया है कि K एंटर करता है T के लैंड में, कि प्रैक्टिस करेगा साइकिलिंग विदाउट द परमिशन. ओके, यहाँ परमिशन नहीं लिया गया है. एंड ऑप्शन सी इज टू T परमिट्स करता है K को कि उसके उनके काउस को 2 दिन के लिए, ठीक है, बट K 2 दिन के अलावा भी रखता है, तो मतलब उनके मिल्क विल्क जो हो रहे हैं, दूध भी पीता है, लेता है, लेके जाता भी है, लेकिन कोई हार्म नहीं पहुंचाता है. ओके, ऑप्शन बी, के इज नॉट लाइबल इन सी एंड डी. ओके, सी वही बताया, एंड द डी केस इसकी ट्री है बड़ा सा, वो भी के का बड़ा सा ट्री है जो कि टी के घर के आसपास भी आता है. जो मान लीजिए कि के और टी का घर बगल बगल में है, पेड़ इतना बड़ा है कि ये टी के भी घर में थोड़ा बहुत उसकी 1-2 डाल आती है, पत्ते भी झड़ते हैं, ये है. एंड द सी ऑप्शन इज के इज़ नॉट लाइबल इन ए एंड सी. कि ए था कि के स्टोन फेंकता है टी के लैंड पे. सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज विदाउट वेस्टिंग द टाइम. ओके, आई होप ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, मैंने बहुत ढेर सारे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस में देखे हुए हैं. सो द ऑप्शन बी, ओके, के इज नॉट लाइबल इन केस ऑफ सी एंड डी. सो दिस इज द केस. क्वेश्चन नंबर 58. Just take the screenshot of this. No, if you want to take the screenshot. Okay, ये सारे मैक्सिम्स हैं, मैक्सिम्स को रटने के लिए मैंने बोला स्क्रीनशॉट ले लीजिए. सो इसका जो सही आंसर होगा, आई एम टेलिंग ओनली द करेक्ट आंसर. ओके, द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी. क्वेश्चन नंबर 59. Which of the following case is not related to tort of malicious prosecution? A, Abrid versus North Eastern Railway Company, Balbhar versus Singh versus
Badri Shah, Smith versus Bakers, Gaya Prasad versus Bhagat Singh. So the option C is the correct answer. Okay. Question number 60. In which of the following case no compensation was paid for nervous shock suffered by the plaintiff? So ये केस था बोरहिल वर्सेस यंग का. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 61. Communication of acceptance is complete as against the acceptor. Option A, when it comes to the knowledge of the proposer. B, when it is put in the course of transmission. C, when it is communicated to the acceptor that the acceptance has reached the proposer. And the last option is when the proposer convey the acceptance to the acceptor. So the correct answer of this question is option A, when it is comes to the knowledge of the proposer. कॉन्ट्रैक्ट में मतलब प्रपोजल, एक्सेप्टेंस, ये सब बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. क्वेश्चन नंबर 62. A, by threat of suicide, induced his wife and son to execute a release deed in favor of his brother in respect of certain properties they claimed as their own. The threat by A account to undue influence, coercion, fraud, misrepresentation. So the correct answer of this question is option B, coercion. Question number 63. A contracts to pay B rupees 10,000 if B house is burned. This contract is voidable contract, waging contract, unlawful contract and contingent contract. ये contingent contract है. So correct answer होगा option D. Okay. Question number 64. When does the doctrine of frustration come into play? Option A, when there is commercial hardship. B, when the object has failed. C, when either of the party feel frustrated. And the last option is when both the parties feel frustrated. So the correct answer of this question is option B, when the object has failed. Okay, option B. Mark it. Question number 65. Which of the following is the primary object of law of damage for the breach of contract? Option A, to give some type of compensation. B, to punish the party who committed breach of contract. C, to put the party who sustained loss in the same position as if the contract has been performed. And the last option is to enrich the party who sustained loss. So the correct answer of this question is option C, to put the party who sustained loss in the same position as if the contract has been performed. Question number 66. An advertisement inviting tender is option A, an offer, an invitation to offer. C, standard form of contract. And the last option is none of these. So an invitation to the offer is the correct answer, option B. Question number 67. In order to create a contract, the offer must made to intend to create. Option A, social binding, moral binding, legal binding. And the last option is all of these. So moral, legal binding, अगर कोई contract हो रहा है. So legal binding is the correct answer. Question number 68. Promise made by a person to give some award or doing some specific act, if done by person not aware about that offer, will give rise to a valid contract. Option B, invalid contract, voidable contract. And the last is moral contract. So the option B, invalid contract, is the correct answer.
मैं एक वीडियो बनाऊंगी, अगर आप लोग चाहते हैं तो बताइएगा। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, ये सब में क्या डिफरेंस होता है, अगर आप चाहते हैं तो मैं इसके लिए ज़रूर वीडियो बनाऊंगी, आप ज़रूर बताइएगा मुझे। क्वेश्चन नंबर 69, in order to convert a proposal into a promise the acceptance must be option A conditional, qualified, B C is absolute and unqualified, and the last is all of these. So the correct answer of this question is option C, absolute and unqualified. Question number 70, a promise in absence of consideration is binding, option B not binding. क्वेश्चन नंबर 6 क्रिएट्स लीगल ऑब्लिगेशन एंड द लास्ट इज ग्रेडिटुअस। इसका जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन डी। एन एग्रीमेंट मेड बाय द माइनर इज वॉइड, वॉइड अब इनिशियो, वॉइडेबल एंड द लास्ट इज लीगल। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज वॉइड अब इनिशियो। अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट, एग्रीमेंट, कुछ भी एक माइनर से कराया जाता है तो वो वॉइड अब इनिशियो ही रहेगा। ओके, void ab. Question number 272, contract made by a lunatic person during lucid interval is option A invalid, B valid, C invalid ab initio, and the last is voidable. So this is the valid contract. So the correct answer of this question is option B. Question number 73, an agreement between two persons to gain or lose prize money on the result of cricket match is option A enforceable in law, B not enforceable in law, C void, and the last is voidable. So the void is the correct answer. 74 is a contract may be discharged by option A performance, B wager, C operation of law, and the last option is all of these. So the correct answer of this question is all of these is the correct answer. Question number 75. This is the question number 75. In a contract of guarantee, how many number of contracts are implied therein between the party? Option A 1, 2, 3, 4. This is the option. So the correct answer of this question is option C 3. In a creditor bailment, the lender of things may require its return on completion of time. B the lender of things may at any time require its return. C the lender of things may require its return on fulfillment of the object, and the last option is all of these. So the correct answer of this question is that the lender of things at जब भी रिक्वायरमेंट की ज़रूरत होगी तभी रिटर्न करना होगा। क्वेश्चन नंबर 77, द फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड हैज़ अ राइट टू रिटेन द गुड अगेंस्ट द owners until he receives compensation. B where there is any offer for reward for lost good, the finder may claim for such rewards. C okay, when the thing is perishable item he may sell it, and the last is all of these. So the correct answer of this question is all of these. क्वेश्चन नंबर 78, इन अ प्लीज लीव दिस क्वेश्चन, ये सही से मतलब दिख नहीं, हेलो ओके, इन द लेट मी राइट दिस क्वेश्चन, दिस इज द क्वेश्चन, ओके हियर, इन अ प्लेट ऑफ पॉन, PAWNEE, this is the question, okay. So option A cannot retain the good of
partial payment of debt is made. B, can retain the good till its discretion. C, retain the goods pledged till payment of debt. And the last is retain the good pledge for payment of debt alone with expenses and returns. So option D is the correct answer. Question number 79. The loss sustained in a breach of contract is remedied by payment of option A, normal damage, B, extraordinary damage, C, extraordinary damage, and the last is liquidated damage. So the liquidated is the correct answer, option D. Question number 80. A supplies B a lunatic with necessity suitability to the condition in life. Option A is not entitled to get reimbursement for B's property. A is entitled to the reimbursement for B's property. C, A is entitled, okay, B is in B's relative property, and the last is none of these is the. So the correct answer of this question is option B. Question number 81. The basis of question number 81. Okay, the basis of principle underlying section 94 of IPC is the maxim. Violent, not fit injuria, non consumentious. C, ignorantia facti excusta. C, actus meanvato fexit est means actus. So the correct answer of this question is D. So in this video, okay, I am only covering 81 questions. आगे भी इसमें 150 क्वेश्चंस हैं. इसका मैं बी पार्ट लेके आऊँगी वेरी सून इन 2 और 3 डेज़. सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, आपको काम आएगा, सो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जो भी सब लोग LLB या LLM कर रहे हैं उनके साथ शेयर कर दीजिएगा. सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. ओके, मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि मैं इस वीडियो के लास्ट में जो सारे स्कूल्स हैं, नेचुरल स्कूल, हिस्टोरिकल स्कूल, सोशोलॉजिकल स्कूल, उसमें कौन कौन से ज्यूरिस्ट या प्रोफेसर्स सब लोग आते हैं मैं बताऊंगी. सो इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो, पार्ट 2 में मैं वो सब चीज़ें कवर करूंगी. सो वीडियो को अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, जैसे मैंने बोला. सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग. बाय बाय एंड टेक केयर.